बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बार बार आप पूछ रहे हैं ये क्या चक्कर है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर आ गया है नए चीफ जस्टिस का, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का। और दोबारा मंसूर अली शाह साहब, वो तो ऑलरेडी भी थे, लेकिन मुनीब अख्तर साहब दोबारा वो खसूसी कमेटी में शामिल हो गए हैं। इस पर बात करनी है, बहुत तफसील के साथ बात करनी है। इसका क्या मतलब है? क्या ये हुकूमत की शिकस्त है या क्या मामला क्या है? दोबारा जो बेंच बनेंगे उसमें अब मुनीब अख्तर साहब उस कमेटी में शामिल होंगे। ये चक्कर क्या है, ये मामला क्या है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जनाब एक ख़त भी लिखा है, बड़ा एक कोई गज़बनाक किस्म का ख़त लिखा है। और फिर साथ हमने देखा कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब के एजाज़ में, उसमें वही 5 जजेस भी शरीक नहीं हुए, खुल के सामने आ गए। बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। इस सब पर बहुत ही तफसील के साथ बात करनी है। नवाज़ शरीफ साहब चले गए हैं जनाब लंदन, इस पर भी ज़रा बात करनी है, ये क्या चक्कर है। और साथ ही ये भी बताना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला भी किया है, उस हमले का क्या बना, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। बहुत सारी मसाजिद हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये जिन जिन लोगों ने प्लेज किया है वो उसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें, और आप अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, ताकि प्यासों की प्यास बुझाई जा सके। आ जाइए जनाब। सबसे पहले तो हमने कल रात देखा कि कोई लेट नाइट इसराइल ने ईरान पर हमला किया, और ईरान ने फिर हमले को रोकने की वीडियो भी जारी कर दी। और फिर पहले तो हमने सुना कि अब ये बहुत जारी रहेंगे, और अब देखते हैं कि फिर आगे होता क्या होता है। लेकिन अब समझ आ गई है उन लोगों को भी कि भाई बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमारे कंट्रोल में अब वो वाली सूरत हाल नहीं है। और इससे पहले हमने देखा ईरान का हमला शायद इससे ज़्यादा स्ट्रांग था। और फिर हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने को वो 200 किलोमीटर वाले सुस्त रफ्तार जो है ना ड्रोन मारे, और सीधा जाके वो टकराया उनके वज़ीर आज़म जो कि नेतन्याहू हैं, उनकी रिहाइश गाह पर। अब तो वो तस्वीर भी जारी हो गई हैं कि जिससे वो रिहाइश गाह के उसके उसी कमरे के शीशे टूटे हुए हैं। ये बड़ी बात है। और उस वक्त वो उधर नहीं थे। उससे पहले जिधर आर्मी चीफ उनका था उधर उन्होंने मिज़ाइल वगैरह मारे हिजबुल्लाह ने, और वो जाके लगे उधर और आर्मी चीफ, और आज तक वो आर्मी चीफ सामने नहीं आया, जिसकी वजह से चहमे गोइयाँ भी हो रही हैं कि वो ज़ख्मी हुआ है या क्या हुआ है या मारा गया है। भर वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो हमला उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें थी ना, इस हमले में, सऊदी अरब ने कहा है ये ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। और मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब का मजम्मत करना ईरान पर हमले का, ये बहुत बड़ी उम्मत मुसलमा की जीत है, बहुत बड़ा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि इसी तरीके की 57 ममालिक हैं भाई, जब उन्होंने आपस में रखनी है इस तरीके से, तो किसी का बाप ही नहीं है कि उनका बाल बीका कर सके। खैर आ जाइए। नवाज़ शरीफ साहब गए हैं लंदन। पहले गए हैं वो दुबई, बाद में वो चले गए हैं लंदन। अच्छा, एक तो मुझे मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी बिल्कुल ही समझ से बालातर है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था आज जा रहे हैं, ये कल जा रहे हैं, किसी का कोई वाज़े पैगाम नहीं आया, कोई वाज़े कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया, कोई पार्टी के किसी तर्जमान ने नहीं बात की। अब भी नवाज शरीफ साहब गए हैं जनाब, यूथ ये इसको इस रंग में ले रहे हैं कि ये देखें नवाज शरीफ चले गए हैं, जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब जैसे आए तो वो आ गए, जैसे ही कादी साहब गए तो वो चले गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कुछ खदशा था, इसका मतलब है वो भाग गए, इसका मतलब है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना, इस तरह की चीज़ें। अब वो गए हैं जनाब पहले दुबई से अब आज चले गए हैं वो लंदन में कुछ क़याम के बाद सुना है वो 29 को या 30 को इस तरह से जाएंगे वो अमेरिका 4 दिन के लिए, अपने बेटे के साथ भी जाएंगे, और वहाँ से 4-5 रोज़ क़याम के बाद वो वापस लंदन आएंगे। उसके बाद वो कब आते हैं, खैर राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कोई 15-20 दिन के बाद आ जाएंगे। अच्छा, 15-20 दिन आए या महीना आए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन
आखिर विज़िट का मकसद क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं उन्होंने अपने रूटीन के चेकअप भी करवाने, वैसे भी एक आज़ाद शहरी है, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, तो वो जा सकते हैं, मुल्क के अंदर भी घूम सकते हैं, मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, उसमें कोई कदगन तो है नहीं, कोई ना वो कोर्ट को मतलूब है, ना वो किसी को कोई इस तरीके से, ना उनका कोई ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में या स्टॉप लिस्ट पर कोई नाम है, तो वो जा सकते हैं और आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन टाइमिंग अगर इस तरह की अहम है तो बहुत सारे सवालात तो कुछ लोग कह रहे हैं। अब आप मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नकवी साहब इस विज़िट का, मेरे ख्याल है इस विज़िट के ना कुछ और भी मकासद हो सकते हैं। हमने सुना था कि शायद हो सकता है कि मरीम नवाज़ साहबा भी जा रही हैं, कुछ जाएंगी या पीछे जाएंगी या कुछ टाइम के लिए, तो अमेरिका ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब का जाना मुझे लगता है कुछ ना कुछ वो मुल्क के लिए भी, और फिर कुछ पार्टी, या फिर हो सकता है शायद मरीम नवाज़ साहबा के फ्यूचर के रोल के लिए भी कोई ये विज़िट अहम हो। खैर ये बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी, और अगर वो महीना 2 महीने से क़याम लंदन में ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, वैसे तो हो भी सकता है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ना कोई मिनिस्टर हैं ना कोई प्राइम मिनिस्टर हैं कि जनाब यहाँ से जाएंगे तो मामलात रुक जाएंगे या ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। लेकिन अब वो जब भी अगर बहुत ज़्यादा को प्रोलॉन्ग होता है तो फिर कुछ चहमे गोइयाँ होंगी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ नून लीग की पॉलिसी पर कि उन्होंने ये नहीं कोई सही पॉलिसी बयान या कोई तर्जुमान उनका या कोई पार्टी सतह पर कोई पॉलिसी बयान आ जाए कि भाई वो किसी कोई बात नहीं है, वो इस टाइम पे गए और इस टाइम पे वापस आ जाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसी वजह से तो बहुत सारी गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं, इसी वजह से तो यूथ ये फिर वो यूट्यूब पे इधर उधर गड़बड़ फैलाना शुरू कर देते हैं। खैर कोई इसमें अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, मैंने आपको बताया था ना 27वीं तरमीम, ठीक हो गया ना, और बहुत सारी और भी चीज़ें, तो उन्होंने कहा है कि जी हाँ 27वीं तरमीम आ रही है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा है, और उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स पर भी उस पर बात हो रही है। अब समझ तो आपको आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर 27वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ अगर यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ अगर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बन गई, तो फिर पहला जो ड्राफ्ट था उसमें ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस होगा वो भी उस जो अदालत है, आइनी अदालत, उसका सरबराह बन सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, देखते हैं कि क्या जजेस ने कादी फ़ायद ईसा साहब के वहाँ नहीं शिरकत की, कोई 5-6 जजेस, एक तो मंसूर अली शाह साहब वैसे उम्रे पे चले गए थे माशाल्लाह, ठीक हो गया ना, और फिर वो नहीं आए, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकी ये जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस शहजाद मलिक, वही जिनकी बेटी ने लिथाड़ दिए थे यहाँ पर 2-3 नौजवानों को, है ना, ठीक है ना, वो पकड़ा किसी ने भी नहीं है। हुकूमत को दाद देनी चाहिए माशाअल्लाह, ठीक है ना, वो भी, और इसी तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर भी, और गालिबन जस्टिस शाहिद वहीद भी। तो ये जो 5-6 लोग थे, इन्होंने, एक तो वो बाहर थे और बाकी ने, तो इसका मतलब है कि स्ट्रांग ग्रुपिंग है जो सामने आ गई है, जो बिल्कुल ग्रुपिंग सामने आ गई है। और अब जो काजी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के वो जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें भी बाकी लोग गए, शायद हो सकता है कुछ नहीं। अच्छा, बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल थी माशाअल्लाह। हल्फ बर्दारी में मरीम नवाज़ साहब भी आई हैं, पंजाब के गवर्नर भी आए हैं, केपी के गवर्नर भी आए हैं, इस तरह से और लोग भी आए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को अगर आपने देखा हो तो वो भड़के मार रहे थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि अगर सीनियर मोस्ट जज को न बनाया गया चीफ जस्टिस तो हम पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। सुना था आपने अली अमीन गंडापुर से, और वही अली अमीन गंडापुर बैठा था सामने सामने सबके उसी हल्फ बर्दारी में। ओ भाई, ये यूथिये जो है ना, ये भड़कबाज हैं, ठीक है ना, ये इनको भड़के मार नहीं आता है, इनको बाकी कुछ नहीं आता, ये सिर्फ भड़के मार सकते हैं। और ये उन्होंने कहा कि ये मैं तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर दूंगा, और फिर उसके बाद अच्छा यूथियों से पूछो ना भाई यार आप इतने बिगड़ क्यों गए, वो कहते हैं कि देखो हमने ये कहा है, उसूल की बात की है कि जो सीनियर मोस्ट हो उसी को बनाना चाहिए। मैं उनसे पूछूं ना भाई, कल ये जो हाफिज साहब को लगाया
हाफिज साहब सीनियर मोस्ट थे, तो उधर तुम्हें कब्ज हो गई। ये मुसीबत क्या है कि उधर अगर आर्मी चीफ को सीनियर मोस्ट लगाएं तो फिर आपको कब्ज हो जाती है, मोशन शुरू हो जाते हैं या इधर आप अगर इनको आप कहते हैं कि जी सीनियर मोस्ट को लगाएं तो उधर सीनियर मोस्ट वाला फार्मूला तब्दील हो गया। अब यूथियों के पास जवाब कोई नहीं होता। भाई यूथियों कोई अपनी एक बात पे अगर कोई उसूल पे डटे रहो, यहाँ पर एक कानून साजी हो गई, एक आइन साजी हो गई, आइन में तरमीम हो गई थी, तब उसके बाद जाके ये हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा, माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ, ठीक हो गया ना। और मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा और मंसूर अली शाह साहब उस ख़त में लिखते हैं कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, मैं कुर्बान जाऊँ, ये बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे कादी फ़ायद ईसा ने खोले। ये बैरूनी मुदाखलत जब ये फ़ैसला हुआ था ये मौलवी तमीज़ुद्दीन का, जस्टिस दुराब पटेल और बाकी लोग और जस्टिस मुनीर ने जो कालक मली थी पहली सुप्रीम कोर्ट के माथे पर, ये उस वक़्त कादी फ़ैज़ ईसा साहब थे। ये जो यहाँ पर पहले प्राइम मिनिस्टर को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तख्ता-ए-दार पे झुलाया गया और फिर साथ जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस खोसा के सुसर ने कहा कि हमारी गर्दन पे तो बूट रखा हुआ था, तो उस वक़्त कादी फ़ैज़ ईसा थे। ये जो 3 दफ़ा के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को फारिग किया गया और बीच में बैठ के यहाँ पर नारे लगाए गए उनकी फैमिलीज़ की तरफ से गैलरीज़ में, उस वक़्त कादी फ़ैज़ ईसा थे। अब हमारे दोस्त फ़खर दुरानी साहब कह रहे हैं, और ज़ाहिर है उनके पास सबूत होंगे, वो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई जब ये मामला हुआ यहाँ पर ये रिज़र्व सीट्स वाला, तो ये सिर्फ को रिज़र्व सीट्स का मामला नहीं था कि उनको हटाया गया मंसूर अली शाह को, और मंसूर अली शाह को नहीं, कहते हैं इन्होंने अपनी मिसेस को मैसेज किया और वो मैसेज पकड़ा गया, और वो मैसेज ये था कि हमने, लो जी अब खुश हो, हमने आपके लीडर का काम कर दिया है। अब समझ आ गई है, ऐसे जज को चीफ जस्टिस बनना चाहिए जो मिसेस को कहता है कि आपके लीडर का काम हमने कर दिया है। एक तो ये मुसीबत है, जजों की मिसेस, जजों की बेटियां, जजों की बीवियों को खान साहब पसंद है। भाई ये हम पे अताब नाजिल हुआ है। जर्नैलों की बीवियों को भी बहुत सारे का, वो हाफिज साहब ने ज़रा मंजी तले डांग फेरी है, अदरवाइज यहाँ तो ये है। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे अपने निजी महफिलों में, उन्होंने कहा है कि उनसे ये जो साकिब नासूर, अब वो रिटायर हो गया था, उनकी बेटी आई अमेरिका से, उसने मेरा सर खाया। उसने कहा जी किसी तरीके से इमरान खान के साथ एक फ़ोटो इसकी बनवानी है। तो वो अभी उस वक्त ताज़ा रिटायर हुआ था। वो कहता जी मैं मसरूफियत थी, फिर आगे खान साहब को कहना, फिर ये वो, तो और भी उनकी मसरूफियात थी, लेकिन वो साकिब नासूर ने नहीं छोड़ा। वो बार बार कह रहा था मेरी बेटी की फ़ोटो बनवाएं। तो अब मुझे ये बताएं कि वो अभी रिटायर हुआ था, वो फिर वो जो अभी बेटी के फ़ोटो बनवा रहा था इमरान खान के साथ, तो ये बेटियां भी फ़ोटो बनवाने की शौकीन हैं और बीवियां भी फ़ोटो बनाने की, और एक सर्विंग जस्टिस कह रहा है फैसला दे के कि हमने आपके लीडर का काम कर दिया है। इससे और कोई ज़्यादा मुदाखलत के दरवाज़े खोलेगा? इससे कोई और बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोलेगा? सर आपने, ये कल की बात है, 2019 में आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फैसला लिखा और 6 महीने तो आप लोगों ने उसको एक्सटेंशन दे दी, और फिर उसके बाद कहा कि जनरल बाजवा की मज़ीद एक्सटेंशन के लिए लेजिस्लेशन की जाए। ये बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने खोले थे। छोड़ दीजिए, अब आ जाइए आप उस मामले पर कि अभी जो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये खोला अपना वो जो कमेटी, खसूसी कमेटी, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें वो उन्होंने दोबारा मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर लिया। अब वो एक ख़ुद हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं यार ये क्या हुआ, ये तो फिर अच्छा पहले भी यही थे। कादी फ़ैज़ ईसा को कोई इस तरह का वो नहीं था कि उसने, इनको बुलाते ही आते ही नहीं थे। वो कहता नहीं हम इसको मानते ही नहीं हैं, इस कमेटी को ही नहीं मानते, इसको ये भी नहीं करते। वो आते ही नहीं थे, वो बैठते नहीं थे, वो प्रोलांग करते थे, बेंच बन ही नहीं पाते थे, जो बनते थे तो वो फिर उसमें खच मारते थे। इसी वजह से एक आर्डनेंस आया था और उस आर्डनेंस के तहत
कमेटी बनी इस तरह से, एक चीफ जस्टिस होंगे, एक सीनियर मोस्ट होंगे प्यूनी जज, और तीसरा मेंबर होगा जिसको चीफ जस्टिस चाहेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त की चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। अच्छा, उन्होंने इसी वजह से कहा कि जी हमने तो राब्ता किया, हमने तो मुनीब अख्तर साहब से, अपना मसूर अली शाह साहब से भी रब्ता किया, फिर या अफरीदी साहब से भी रब्ता किया, फिर उसके बाद हमने अमीनुद्दीन खान साहब को वो बना दिया, इसमें शामिल कर दिया, ख़ुद उन्होंने बताया था। अच्छा, अब दोबारा कमेटी बन गई है, उस कमेटी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर हैं। अब लोगों को बहुत सारे खदशात कि जी ये क्या हो गया, वो क्या होगा, ये तो वो कमेटी है, ये तो हुकूमत की शिकस्त हो गई, ये तो ये हो गया। भाई कोई हुकूमत की शिकस्त नहीं हुई। अब जो कमेटी बनी, ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी बेंच बनाएगी ज़मानत वाले, ये कमेटी बेंच बनाएगी सिविलियन मुकदमात के, फ़ौजदारी मुकदमात के, जो आइनी और सियासी मुकदमे होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने क्या दिया, किसी किस्म की भी आइन की कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, कोई आइन की, कोई कानून की, कोई जिसमें किसी किस्म का कोई सिर्फ आइन की बात नहीं, किसी किस्म का कोई कानून चैलेंज हुआ है, उसके सारे मुकदमे जाएंगे वहाँ पर आइनी बेंच में। तो वो तो आइनी बेंच में गए, बाकी ज़मानतें शमानतें होंगी तो फिर वो अगर मिलेंगी तो खान को भी मिलेंगी और बाकियों को भी मिलेंगी। तो बाकी कोई फौजदारी मुकदमात होंगे, कोई सिविल मुकदमात होंगे, कोई लॉ स्टार्ट होगा, कोई किसी किस्म के मुकदमात होंगे, तो वो यहाँ आएंगे। यहाँ पर कोई फैमिली मैटर्स आएंगे, यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर वो बेंचेस बनेंगे। और बेंचेस वैसे भी आपको मालूम है कि 184 तो अब जो सुओ मोटो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो चुकी है, तो सुओ मोटो में तो वो कर ही नहीं सकते, और सुओ मोटो तो ले ही नहीं सकते, खुद चीफ जस्टिस भी नहीं ले सकते, वो तो सुओ मोटो लेगी, वो जो बेंच बना हुआ है वो ले सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। अब मुनीब अख्तर साहब के इस कमेटी में आना, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ठीक हो गया ना, कोई गज़ब नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होना। इस कमेटी ने जो मुकदमात सुनने हैं सो सुनने हैं, लेकिन अभी भी जो 27वीं आइनी तरमीम आ रही है उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं आ जाएं, उसमें हो सकता है फिर वो मिलिट्री कोड्स भी, और फिर मिलिट्री कोड्स वाला पास हुआ तो फिर क्या होगा। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो होगा कैसे, क्योंकि अभी तो इनके पास अक्सरियत तब आई है कि जब मौलाना साहब आए हैं। सर वो इस तरह से होगा कि अभी है ना, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो फैसला जारी करना है ना, और सीटें पीटीआई को तो मिली नहीं है, तो सीटें कहीं तो मिलनी भी हैं, वो किधर मिलेंगी, और वो मिली तो फिर हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, और उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।